कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो दिन जब मेरी माँ एक गाड़ी में किसी आदमी के साथ मर गई। मुझे आज भी याद है जब क्रेन ने उस गाड़ी को तालाब के कीचड़ वाले पानी से बाहर खींचा था, तो वो दोनों तब भी एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। जब मैं लाश की पहचान करने गया तो मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। एक आंसू तक नहीं निकला। उस आदमी का परिवार मुझ पर उंगलियां उठा रहा था, मेरी मां को घर तोड़ने वाली कह रहा था। तभी उस आदमी की बेटी, जो लगभग मेरी ही उम्र की थी, आव्या नायर, तूफान की तरह मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखकर चिल्लाई, मेरे पापा को वापस करो। मेरे अंदर का सारा गुस्सा और दर्द एक साथ फट पड़ा और मैंने उसे पूरी ताकत से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसे सच में बुरी तरह सुनाया। उसके पापा मर गए थे, ठीक है, पर उसकी मां तो थी। दादा दादी, नाना नानी, पूरा परिवार था। मेरा क्या? हमेशा से सिर्फ मैं और मेरी मां ही तो थे। उसके जाने के बाद मैं सड़क पर आ गया था, अनाथ हो गया था। और वैसे भी वो होती कौन थी ये कहने वाली कि मेरी मां ने उसके बाप को फंसाया था। अरे मेरी मां तो एक संगीत की टीचर थी जो पियानो बजाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी, उनके बात करने में, चलने में एक अजीब सी नजाकत थी। वो आव्या के गंजे मोटे सुअर जैसे बाप के पीछे क्यों जाती? कैलाश ने मन ही मन सोचा, क्या पता उसी के पापा ने मेरी मां के साथ जबरदस्ती की हो। क्या पता उसी की वजह से मेरी मां मर गई हो। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ एक बच्चा था जिसकी आवाज में कोई दम नहीं था। मैं चाहे कितना भी चीखता चिल्लाता, मैं पूरे नायर परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझे धक्का देते रहे, इधर उधर धकेलते रहे, जब तक कि उनमें से किसी एक ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं फुटपाथ पर जा गिरा। और ठीक तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह ज्योति नागर की एंट्री हुई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, आते ही बस हाथ चलाना शुरू कर दिया। नायर परिवार के मर्द कितने ही क्यों न हो, ज्योति के सामने उनमें से एक भी नहीं टिक सका। कुछ ही पलों में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। आव्या तो इतनी डर गई कि फूट फूट कर रोने लगी। ज्योति का पूरा नाम ज्योति नागर है। वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी है और वो मेरी मां की सबसे अच्छी दोस्त थी। अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था उसी ने की। मैं पूरे समय रोता रहा, लेकिन ज्योति ने मुझे सांत्वना देने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने मुझे वहीं कब्र के सामने तब तक रोने दिया जब तक मैं रोते रोते बेहोश नहीं हो गया। जब मैं जागा तो मैं अपने ही बेड पर था और ज्योति ने मुझे अपनी बाहों में भर रखा था। ज्योति ने मुझे गले लगाते हुए कहा, कैलाश, तूने अपना सारा दुख बाहर निकाल दिया। अब तुझे मजबूत बनना होगा। आज से मैं हूं तेरे साथ। तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसने कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं किए और ये बातें इतनी सहजता से कहीं, लेकिन इससे मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। लगा जैसे आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल गया जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। ज्योति हद से ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल वैसी जैसी गोवा रॉयल कैसीनो फिल्म की हीरोइन लगती है। और उसका फिगर तो कयामत था। जब भी वो मुझे स्कूल से लेने आती थी, बाकी बच्चों के पापा बस उसे घूरते रह जाते थे। हालांकि दूसरी औरतें उतनी दोस्ताना नहीं थीं। वो आपस में फुसफुसाती थीं कि उसका पहनावा ठीक नहीं है। वो लेदर की जैकेट और लेदर की पैंट पहनकर आती थी, जिसके नीचे एक कसा हुआ छोटा सा टैंक टॉप होता था जो उसके शरीर के उभारों को और साफ दिखाता था, और नाक में एक बाली। उसके हाथों पर, पीठ पर और यहां तक कि उसकी जांघों के ऊपरी हिस्से पर भी टैटू बने हुए हैं। ऐसा नहीं था कि मैं उसे देखने की कोशिश करता था, बस ज्योति थोड़ी बिंदास थी। वो कपड़े बदलते समय या शावर से बाहर निकलते वक्त कभी दरवाजा बंद करने या खुद को ढकने की जहमत नहीं उठाती थी। हमेशा मैं ही था जो घबरा जाता था। मेरा चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो जाता, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मैं फौरन अपनी नजरें फेर लेता था। जब भी ऐसा होता, ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ती और छेड़ते हुए कहती,
बड़ा शैतान हो रहा है तू। फिर भी मैं जानता था कि ज्योति उस तरह की औरत नहीं थी, वरना अपनी ऐसी खूबसूरती के साथ वो अब भी एक वेट्रेस का काम क्यों कर रही होती। मेरे पिता नहीं थे और अब मुझे ज्योति पाल रही थी, जो खुद भी मुश्किल से बालिग हुई थी। मेरे सहपाठियों ने इसी बात पर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझे नाजायज औलाद कहने लगे। इस वजह से ज्योति ने स्कूल में जाकर खूब हंगामा टूट गया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आव्या, क्या तुम मेरे बारे में बकवास कर रही हो? किया, यहां तक कि उनके माता पिता से भी दो दो हाथ कर लिए। उसके बाद दूसरे बच्चों ने ज्यादातर मुझसे दूरी बना ली, बस मेरी पीठ पीछे फुसफुसाने की हिम्मत करते थे। भले ही वो कोई भी लड़ाई जीत सकती थी, लेकिन उसने मुझे कभी किसी लड़ाई में पड़ने नहीं दिया। वो कहती थी कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, कोई ऐसा जिस पर वो गर्व कर सके। उसके लिए मैंने जी जान लगाकर पढ़ाई की और लखनऊ उत्तर उच्च विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में टॉप स्कोर के साथ दाखिला लिया। लगभग उसी समय ज्योति ने मेरे गाल पर चूमा और वादा किया कि अगर मैं किसी आईआईटी ग्रुप के कॉलेज में दाखिला ले सका तो वो मुझे एक खास इनाम देगी, वो मुझे एक मर्द बना देगी। मैंने बस उससे कहा, मजाक करना बंद करो, लेकिन दिल की गहराइयों में मेरा एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि वो सच कह रही हो। भले ही मैं ज्योति के साथ रहकर खुश था, मेरी मां की मौत का सच मेरे दिल में चुभे एक कांटे की तरह था, जो अनजाने में ही मुझे दर्द दे जाता था। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज के बाद तक इंतजार करूंगा, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब आव्या नायर वाले मामले की तह तक जाऊंगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा CUET से ठीक पहले मेरी ही क्लास में आ जाएगी। उस दिन हम क्लास के बीच में थे जब हमारी क्लास टीचर सुश्री पटेल आव्या को लेकर अंदर आईं। पूरे कमरे में एक साथ फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। आव्या नायर बहुत सुंदर थी, नाजुक नैन नक्श और एक लंबी झूलती हुई पोनीटेल के साथ। स्कूल की यूनिफॉर्म, एक बटन डाउन शर्ट और एक छोटी स्कर्ट उसके फिगर को और भी आकर्षक बना रही थी। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं, मैंने बस उस पर एक सरसरी निगाह डाली और नजरें हटा ली। सालों से कई लड़कियों ने मुझसे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया था। उनमें से कोई भी ज्योति के सामने कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया और मैंने आव्या नायर नाम सुना, तो मेरा सिर झटके से ऊपर उठा। ऐसा लगा जैसे वो जानती थी कि मैं पूरे समय वहीं था। उसने अपनी आंखों के कोने से एक नजर मुझ पर डाली। उसके होठों पर एक ठंडी हल्की सी मुस्कान थी। सुश्री पटेल ने कहा, आव्या, तुम कैलाश के बगल में बैठ सकती हो। मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। उसके बगल में, मेरे दुश्मन के बगल में। लेकिन टीचर का अगला जुमला तो मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उन्होंने कहा, कैलाश, आव्या अभी नई आई है और वो पढ़ाई में थोड़ी पीछे है। तुम हमारे सबसे होशियार छात्र हो, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम उसे पढ़ाई में कैचअप करने में मदद कर सकते हो। उसकी मदद? क्या वो मजाक कर रही थी? सुश्री पटेल को कोई अंदाजा नहीं था, है ना? क्या उन्हें हमारे बीच का तनाव महसूस नहीं हो रहा था? आव्या पूरी तरह से सभ्य और सीधी सादी लग रही थी। उसने टीचर को धन्यवाद कहा और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रही थी, जब तक कि क्लास खत्म नहीं हो गई। जैसे ही वो छात्रों की भीड़ में घुली मिली, वो बुदबुदाने लगी, बस इतनी जोर से कि आसपास के लोग सुन सकें। मेरे सहपाठी अब मुझे घृणा से देखने लगे थे। कुछ लड़कियां जो मुझ पर मरती थीं, वे उंगलियां दिखाकर फुसफुसा रही थीं। उनके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले भाव थे। मेरे सब्र का बांध, वो मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और उसने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि पूरा कमरा सुन ले। नहीं तो मैं तो बस इतना कह रही थी कि कुछ मां कितनी बेशर्म होती हैं, बिना शादी के बच्चे पैदा कर लेती हैं और फिर दूसरे लोगों के पतियों को फंसाती फिरती हैं। उसके बाद खत्म करते ही
हमारे आसपास के बच्चे ठहाके मारकर हंस पड़े। एक लड़के ने कहा, जैसी माँ वैसा बेटा, ये भी वैसा ही घटिया होगा। एक लड़की बोली, मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था, इतना शरीफ और बड़ा आदमी बनता है पर असल में तो एक नाजायज औलाद है। एक और आवाज आई, थे, और मैं सोचती थी कि ये कितना कूल और अनटचेबल टाइप का लड़का है, निकला तो कुछ भी नहीं। मैंने सालों से नाजायज शब्द नहीं सुना था। उन्हें अपनी मां के बारे में इस तरह बात करते सुनकर मेरा खून खौल उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपनी सीट से उठा, एक झटके में आगे बढ़ा और आव्या के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं, शांत, क्लास का टॉपर लड़का, असल में किसी पर हाथ उठा सकता हूं, खासकर स्कूल की नई खूबसूरत ट्रांसफर स्टूडेंट पर। आव्या ने अपना गाल ढक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था जब उसने मुझे घूर कर देखा और फुफकारते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? अब तुम बस देखते जाओ। कैलाश ने आव्या पर हाथ तो उठा दिया, पर अब उसका अगला कदम क्या था? आव्या ने जो बदला लेने की धमकी दी थी, वो उसे कैसे पूरा करने वाली थी? और क्या ये बात ज्योति तक पहुंचने वाली थी? कैलाश अभी विद्यालय के पीछे वाली गली में मुड़ा ही था कि दो लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो झटके से घूमा तो देखा कि आव्या नायर 3 और लोगों के साथ उसके ठीक पीछे खड़ी थी। बिना एक भी शब्द कहे आगे और पीछे वाले लड़कों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसका गाल खुरदुरी जमीन पर बुरी तरह छिल गया। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन उन गुंडों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। आव्या नायर उसके ऊपर झुकी। उसने कैलाश के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका सिर पीछे की ओर खींच लिया। फिर वो अपने भींचे हुए दांतों के बीच से एक क्रूर हंसी हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगा मैं नहीं हूं तो तुझसे निपट नहीं सकती? ये सब हुआ कैसे? इस नफरत की आग आखिर भड़की तो भड़की कैसे? कहानी शुरू हुई थी कुछ घंटे पहले, जब कैलाश ने आव्या नायर को वो पहला थप्पड़ जड़ा था। उस एक थप्पड़ के बाद कैलाश ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी, ठीक है, अगर ये बात किसी टीचर तक पहुंच भी गई तो भी सही तो मैं ही हूं। उसकी मां की मौत एक ऐसी पहेली थी जिसे वो आज तक सुलझा नहीं पाया था, और इस आव्या नायर की इतनी हिम्मत कि उसने स्कूल में आते ही उसकी मां की बेइज्जती कर दी। कौन है जो ये सब चुपचाप खड़ा होकर सुन लेगा? उस थप्पड़ के बाद आव्या नायर रोते हुए क्लास से भाग गई थी और फिर वापस नहीं आई। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और रात की आखिरी स्टडी क्लास में भी नहीं दिखी। दूसरे छात्र कानाफूसी कर रहे थे, कह रहे थे कि आव्या नायर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उसमें कोई दम नहीं है। उन्हें लगा कि चूंकि वो नई लड़की है, इसलिए उसे कैलाश के दिए हुए थप्पड़ को चुपचाप सहना ही पड़ा। लेकिन कैलाश को पता था कि मामला इतना सीधा नहीं था। स्कूल के बहुत से लड़के उसे गंदी नजरों से घूर रहे थे। वो पहले से ही इस बात से जलते थे कि इतनी सारी लड़कियां उसे प्रेम पत्र लिखती थी, और अब उसने उस नई और बेहद खूबसूरत लड़की को भी थप्पड़ मारकर भगा दिया था। पर सबसे चुभने वाली बात, उनकी नजरों में वो आज भी वही एक नाजायज लड़का था। वो सब उसे उसी पुरानी नफरत और मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे, ये भूलकर कि कभी वो भी मुस्कुराकर उससे होमवर्क में मदद मांगा करते थे। कैलाश ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी नफरत का सामना करता आया था। अब तो उसे इस पर गुस्सा भी नहीं आता था, वो बस अंदर से थक चुका था। जैसे ही घंटी बजी, वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला पहला शख्स था। उसके पास साइकिल नहीं थी और बस के किराए के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो रोजाना
6 मील दौड़कर घर जाता था। चाहे बारिश हो या धूप, चाहे करकराती गर्मी हो या जमा देने वाली सर्दी, हर एक सेकंड कीमती था। और इसी के साथ कहानी वापस वहीं आ पहुंचती है, उस सुनसान गली में जहां आव्या नायर अपने गुंडों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने कैलाश को थप्पड़ मारा, जोर से, एक नहीं 2 बार। फिर उसने एक फ्लिप फोन निकाला और उसके जख्मी चेहरे की 2 तस्वीरें खींची। उसने फोन की स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक नाजायज, तुझ जैसा बेशरम सोचेगा भी कैसे कि तू मुझ पर हाथ उठा सकता है। बस यही वो बात थी, यही वो लफ्ज था। कैलाश के अंदर सब्र का बांध टूट गया। उसने मुंह में भरा खून और थूक आव्या नायर के उस खूबसूरत नाजुक से चेहरे पर पूरी ताकत से थूक दिया। आव्या चीख पड़ी, अपना चेहरा पोंछने के लिए घबराकर टिश्यू ढूंढने लगी। उसके चेहरे पर घिन के भाव साफ दिख रहे थे। एक अजीब सी खतरनाक संतुष्टि की लहर कैलाश के अंदर दौड़ गई। उसने आव्या को घूर कर देखा और चीखा, बेशरम तू है, तेरा पूरा खानदान कुत्तों का झुंड है। चल मार डाल मुझे अगर हिम्मत है तो, देखता हूं मेरे मुंह से उफ भी निकल जाए तो। अबे ओ! किसी ने उसकी पीठ पर जोर का घूंसा मारा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनमें से एक गुंडा गुर्राया, छोटे बदमाश, तुझे क्या लगता है कि तू लालिमा कक्ष की शहजादी से पंगा ले सकता है? तुझे मरने का शौक है क्या? लालिमा कक्ष? कैलाश ने मन में सोचा, ये तो वही बदनाम युवा क्लब है जिसका मालिक पश्चिम द्वार में रहने वाला तुषार गहलोत है। शहजादी? इसका मतलब आव्या नायर की मां ने तुषार गहलोत से शादी कर ली है। कैलाश को याद आया कि तुषार गहलोत एक बदनाम घटिया आदमी था, गंजा, तोंद वाला, और भगवान जाने उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने अपनी मौसी ज्योति नागर के होटल में उसके जैसे कई दरिंदे देखे थे, एकदम खतरनाक लोग। कैलाश ने हैरानी से सोचा, क्या आव्या नायर की मां को ऐसे बेशर्म लोग ही पसंद आते हैं? वो तो इतनी खूबसूरत औरत हैं, हमेशा ऐसे घिनौने आदमियों के साथ ही क्यों रहती हैं? अपने काम से काम रख। जाहिर था कि आव्या अपने सौतेले पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और नहीं चाहती थी कि कोई उसके बारे में जाने। वो उस लड़के पर चिल्लाई, फिर नीचे झुकी और दोबारा कैलाश के बाल पकड़ लिए। अगर आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगा। हैं? ये वही लड़का था जो पहले बोला था। इसका क्या मतलब हुआ? हम आपको मैडम बुलाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके लिए ये सब गंदे काम कर रहे हैं, और अब आप हमारे बॉस गहलोत साहब के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रही हैं? उसके इतना कहते ही कैलाश को महसूस हुआ कि उसे पकड़े हुए हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। तो क्या, अगर मैं बोल रही हूं तो? आव्या ने पलटकर बेपरवाही से जवाब दिया, जा, भाग कर जा और बता दे तुषार गहलोत को। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि ये गुंडे क्या सोचते हैं। वो ऐसे रौब झाड़ रही थी जैसे वो उनकी नहीं बल्कि तुषार गहलोत की भी बॉस हो। उसके इस रवैये ने कैलाश को पकड़े हुए लड़कों को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया और उनकी पकड़ थोड़ी और ढीली हो गई। कैलाश ने सोचा, बाहर में जाइए सब, यही मेरा मौका है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, खुद को छुड़ाया और बेतहाशा भागा। पकड़ो उसे! आव्या नायर चीखी, लेकिन एक बार जब कैलाश दौड़ना शुरू कर देता है तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो मिडिल स्कूल से ही रोजाना 12 मील की ये दौड़ लगा रहा था। तुषार गहलोत के किराए के टट्टू उसे कभी नहीं पकड़ सकते थे। कुछ ही देर में वो सब बहुत पीछे छूट गए। उसने मुख्य सड़क पर जाने का जोखिम नहीं उठाया और पीछे की गलियों से ही होता हुआ गया। उसे घर पहुंचने में रोज से लगभग 1 घंटा ज्यादा लग गया। जब वो अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसने आव्या नायर को उसी झुंड के साथ बाहर आते देखा। वो गुस्से में कह रही थी, वो अभी तक वापस नहीं आया, वो नाजायज आज बच गया, चलो यहां से। कैलाश के पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया। उनके जाने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट की ओर भागा।
सामने का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर पूरा घर तहस नहस था। दीवारों पर, फर्श पर, उसके बेड पर हर जगह लाल रंग के पेंट के छींटे थे। उसकी नजरें बैठक कक्ष के कोने पर गईं, जहां कभी पियानो हुआ करता था। वो टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। ये क्या हुआ? ज्योति की आवाज उसके पीछे से आई। वो भी अभी अभी घर पहुंची थी। कैलाश, तेरे चेहरे पर यह क्या हुआ? ज्योति की उंगलियों ने उसके गाल को छुआ। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। कैलाश को एक तेज चुभन महसूस हुई, लेकिन ये उसके सीने में उठ रहे खोखले दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। वो पियानो उसकी मां की दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज थी। मां की वही एक असली निशानी उसके पास बची थी। ये आव्या नायर ने किया है। उसने अपना गुस्सा किसी तरह काबू में किया और उसे सब कुछ बता दिया। सुनते ही ज्योति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इनकी इतनी हिम्मत! उसकी मां तुषार गहलोत के साथ सो रही है, तो क्या वो लोगों को अपने पैरों तले रौंद देंगे? मैं अभी जाकर उनका मुंह नोच कर आती हूं। ज्योति जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कैलाश अपने सदमे से बाहर आया। वो उसे अपनी वजह से मरने नहीं दे सकता था। उसने ज्योति को कसकर पकड़ लिया। नहीं ज्योति, तुम नहीं जा सकती। आव्या नायर तुषार गहलोत की सौतेली बेटी है। तुषार गहलोत पश्चिम द्वार पर राज करता है। उसके पास गुंडों की पूरी फौज है। ज्योति चाहे कितनी भी दिलेर क्यों ना हो, वो अकेले उससे और उसके पूरे गिरोह से नहीं लड़ सकती। ज्योति, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनूं? चलो पुलिस को फोन करते हैं, उन्हें ही संभालने दो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस को फोन करने से क्या फायदा? अगर वो उन पर इल्जाम लगा भी दें, तो गहलोत अपने किसी आदमी को आगे करके सारा इल्जाम उस पर डलवा देगा। हमें नुकसान की भरपाई के लिए एक धेला भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उनसे निपट लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ज्योति, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है? ये कहते कहते उसकी आंखें जलने लगीं और आंसुओं से भर गईं। मां की मौत के बाद से ज्योति ही उसकी सब कुछ थी, उसका सहारा, उसका एकमात्र परिवार। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसने उसे भी खो दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। कैलाश। ज्योति आखिरकार शांत होती हुई लगी। उसने कैलाश के चेहरे को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। ऐसा मत बोल बच्चे, मैं हमेशा तेरी देखभाल करने के लिए नहीं रहूंगी, समझे? नहीं, तुम रहोगी। वो झट से बोल पड़ा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये सुनकर ज्योति एकदम सख्त हो गई। उसने कैलाश के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसके चेहरे पर एक परेशानी का भाव था। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं ये सब ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। कैलाश भी बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो बेवकूफी नहीं कर सकते। भार में जाए सब। ज्योति ने एक खतरनाक धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो सबसे बुरा यही होगा कि मैं खुद तुषार गहलोत को फंसा लूंगी। उसकी नई बीवी को लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी। जब उसका साया सिर पर नहीं रहेगा, तब वो क्या कर लेंगे? ज्योति ने तुषार गहलोत को फंसाने के लिए आखिर क्या जाल बिछाया? क्या कैलाश अपनी इकलौती ढाल ज्योति को इस खतरनाक रास्ते पर जाने से रोक पाया? और आव्या नायर ने जब कैलाश का घर तबाह कर दिया, तो क्या उसने अपने लिए एक ऐसी दुश्मनी मोल ले ली थी जो उसे बर्बाद कर देगी?